नमस्कार, आतंक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति, उस समय उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थिति हमने पढ़ा नगर नियोजन, हमने पढ़ा सामाजिक स्थिति, अब हम पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति से पढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि अब हम कुछ टर्म्स हैं, आप समझते हैं। अच्छा, इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता, दूसरा टर्म हम यूज करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा हम यूज करते हैं नगरीय सभ्यता, और एक चीज और हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। अब चारों के ना अलग अलग रीजन हैं, हम उस बार उस रीजन को, उस कारण को हम देख लेते हैं। अब भाई कोई नाम पढ़ता है तो कोई रीजन होता है, देखते हैं कि चारों के रीजन क्या है। आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है एग्जाम में। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सबसे पहली खुदाई हड़प्पा नामक जगह पर हुई थी। जो सबसे पहली खुदाई हुई थी वह हड़प्पा नामक जगह पर हुई थी। सबसे पहली खुदाई या उत्खनन, सबसे पहला उत्खनन या सबसे पहली खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा नामक जगह पर, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। दूसरी चीज, अब हम आते हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो पूरी सभ्यता थी वह सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास फैली हुई थी। मतलब सिंधु नदी के आसपास फैली हुई सभ्यता थी। सिंधु नदी के आसपास फैली सभ्यता थी। अब आते हैं हम तीसरी चीज, नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं हम इसे? नगरीय सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो नियोजन था वो बिल्कुल नगरों जैसा था, बिल्कुल शहरों जैसा था। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसकी बिल्डिंगें, इसके जल निकास की व्यवस्था, इसकी सड़क का जो निर्माण था, सड़कों का निर्माण बिल्कुल नगर की तरह था, बिल्कुल शहरों जैसी व्यवस्था थी, अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य ने यहाँ पर कांस्य का यूज करना प्रारंभ कर दिया था, कांस्य की खोज हो चुकी थी, इसलिए इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हम कह सकते हैं कांस्य की खोज हो चुकी थी इस सभ्यता में अवशेषों से। ये सारी जानकारियां हमें अवशेषों से मिलती हैं। मतलब हम हड़प्पा सभ्यता को क्यों हड़प्पा सभ्यता कहते हैं? क्योंकि पहली खुदाई हड़प्पा में हुई, हड़प्पा नामक जगह पर। दूसरी चीज, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के आसपास की फैली हुई सभ्यता थी, मतलब सिंधु नदी की सहायक नदियों तथा उसके आसपास फैली ये सभ्यता थी, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। नगरीय सभ्यता की शहरों जैसी व्यवस्थाएं थी इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शहर में आप क्या देखते हैं? सड़कें अच्छी होती हैं, मकान अच्छे होते हैं, जल निकास की व्यवस्था अच्छी होती है, व्यापारिक केंद्र होता है। चौथी चीज हमने पढ़ा कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य की खोज हो चुकी थी, कांस्य के युग से लोग जो भी चीजें वो बनाते थे। तो इन चारों चीजों के बारे में आप समझ गए कि इसको हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता तथा कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। अब हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर, वह है आर्थिक स्थिति, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति।
अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति यह थी। सबसे पहले कांसा, कांसे का ये लोग उपयोग करने लगे, जिसे हम कांसा कहते हैं। कांसा का उपयोग करने लगे यह। अच्छा, एक आध प्रश्न में आपसे पूछ दिया जाता है कि जो कांसा था किस अनुपात में यह यूज हुआ करता था, किस अनुपात में। तो आपको प्रश्न जब आता है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो अनुपात था वह 9 और 1 का था। मतलब कांसा 9 और 1 जो होता था हिस्सा, 9 के अनुपात 1, मतलब कांसा और टीन, कांसा और टीन 9 और 1 के अनुपात में हुआ करता था। ठीक है, दूसरी चीजें हैं, यह पहली चीज थी हमें मिली। अब अवशेषों से हमें यह प्राप्त हुआ कि लोथल से फारस की मुद्राएं मिली। लोथल आपको याद होगा, गुजरात का एक बंदरगाह लोथल। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है इस समय, गुजरात प्रदेश में, और वहां से मिली थी यह फारस की मोहरें। लोथल से फारस की मोहरें हमें प्राप्त हुई थी। अच्छा, मोहरों से अर्थ यह होता है कि आप समझ सकते हैं, फारस की मोहरें, मोहरों से अर्थ यह होता है कि कुछ मुद्राएं, एक तरह से मुद्राओं का भी आप रूप दे सकते हैं, कह सकते हैं। तीसरी चीज हमें यह मिली, कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली हमें। कालीबंगा से, कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई। मोहरें प्राप्त हुई। अच्छा, पहली चीज, ये मोहरें जो है ना, यह बताती हैं, यह हमें बताती हैं कि व्यापार उस समय होता था। मतलब मोहरों से स्पष्ट होता है, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, जो हमारे पुरातत्वविद हैं उनके द्वारा यह पता चलता है कि हाँ, मोहरों से उन्होंने यह बताया कि हाँ, विद्वानों ने, कि बिल्कुल कालीबंगा से जो बेलनाकार मोहरें मिली या लोथल से जो फारस की मोहरें मिली, इनसे सिद्ध होता है कि वो लोग व्यापार करते थे। अच्छा, अब यह व्यापार दोनों तरह से करते थे। अब देखिए, अंदर का व्यापार तो होता ही है, राष्ट्रीय व्यापार हमारा, अगर हमारे देश के अंदर जो भी व्यापार हो रहा है वो राष्ट्रीय व्यापार है, तथा देश के बाहर मतलब विदेशों से हम किसी भी चीज का, वस्तु का आयात और निर्यात करते तो हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया। तो एक प्रमाण मिलता है, आपको मैं कल के सेशन में बताया था और आज भी बता रहा हूं कि मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया एवं सुमेरियन सभ्यता के लोग, जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता थी उसी तरह से मेसोपोटामिया तथा सुमेरियन सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता थी। इन लोगों ने, इन लोगों ने सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को या सिंधु सभ्यता को या सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा नाम का शब्द दिया। मेलुहा, यह एग्जाम में पूछा जाता है, मेलुहा नाम दिया। तो इससे यह स्पष्ट होता था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत ही समृद्ध था उस समय। मतलब मेसोपोटामिया एवं सुमेरियन सभ्यता के लोगों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को या व्यापारियों को मेलुहा के नाम से जानते थे। तो आप इस बात से स्पष्ट होता है, विद्वानों ने कहा कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी था। हाँ, इसे एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कुछ चीजें और जानते हैं इसके बारे में आगे, कृषि के बारे में थोड़ा सा। अब इस सभ्यता के लोगों को सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्वप्रथम अगर कृषि की बात की जाए तो सबसे पहली जो खेती हुई थी सर्वप्रथम, वो हुई थी कपास की। यह प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखता चला जा रहा हूं। सर्वप्रथम कपास की खेती हुई, कपास की खेती। दूसरी चीज, अच्छा, ये लोग
ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, कृषि में और क्या क्या उगाते थे, जैसे कि जौ हो गया, गेहूं, चावल, सरसों, राई, तिल, जौ, गेहूं, चावल, सरसों, राई, तिल, तरबूज भी वो लोग उगाते थे उस समय, और खरबूज। तो आप देख सकते हैं कि कृषि कितनी समृद्ध थी इन लोगों की, मतलब कृषि करना एक उचित तरीके से कृषि करना ये लोग समझ गए थे, इन फसलों की कृषि करना भी ये लोग समझ चुके थे। अब हम आते हैं कि हमने आपके पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया था कि एक साथ दो फसलों की बुआई करते थे ये लोग, एक साथ दो फसलों की बुआई कई बार पूछा जाता है। एक साथ दो फसलों की बुआई करते थे। एक साथ दो फसलों की बुआई करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब हम आते हैं सबसे जरूरी चीज, ये लोग पशुपालन भी करते थे, मतलब पशुओं को पालना सीख चुके थे ये लोग, पशुपालन भी करते थे, पशुपालन करते थे। अच्छा, इन सारी चीजों के लिए, चाहे वो आप खुद एक मनुष्य का जीवन हो या जानवर का जीवन हो या हमें कृषि करनी हो, मतलब चाहे हम पशुपालन करना हो, चाहे मुझे खुद जीना हो, चाहे हमें कृषि करनी हो, इन सब चीजों के लिए सबसे मुख्य चीज जो होती है, जो मुख्य चीज होती है, मुख्य एक एसेट वस्तु होती है, वो होती है बेटा पानी। हमें पानी की आवश्यकता सबसे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये लोग इसीलिए ये लोग कहाँ पर बसे हुए थे, सिंधु नदी घाटी के सिंधु नदी के आसपास तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास। और अब देखो यहाँ पर सारी चीजें पानी से ही होने वाली हैं। अच्छा, अब नहरों के अवशेष भी मिले हैं, वही मैं पानी की बात कर रहा हूँ, तो नहरों के अवशेष भी मिले हैं, जैसा कि आपको बताया गया है कि यह सभ्यता पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो हम आपको बता दें नहरों के अवशेष हमें मिले हैं, नहरों के अवशेष। अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, यह मिले हैं सोर्तुगुई, एक स्थान है अफगानिस्तान में, सोर्तुगुई, सोर्तुगई है स्थान है एक, यह पड़ता है अफगानिस्तान में। यह स्थान पड़ता है अफगानिस्तान में। तो नहरों के अवशेष मिले हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि जहां पर पानी नहीं जा सकता था, जहां पर वो बिल्कुल आसपास नहीं थे, वहां तक ये पानी पहुंचाने के लिए लोग नहरों का भी निर्माण करते थे। तो मतलब इतनी उच्च मानसिकता वाले लोग, इतने विकसित सोच वाले लोग हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। तो आप इन सारी चीजों को भी लिख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हमने आज देखा, आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, हमने आज के सेशन में यह देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन कैसा था, और कुछ हमने कृषि के बारे में देखा, पशुपालन भी हमने देखा कि पशुपालन करते थे। सबसे जरूरी चीज है ये सारे पॉइंट ऑफ मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब के सब पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और आज की क्लास के लिए बस इतना ही।